रेकॉर्डिंग करोतु। अस्तु महोदय। भवान् अपि कर्तुं शक्नोति, अहमपि आरम्भं करोमि। धोता गिरा पूषां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाजानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानन्दस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। नमो नमः। सुप्रभातं सर्वेभ्यः। धन्यवादः। नमो नमः भगिनी। अधुना अहं मनीष महोदयं निवेदयामि, अद्यतन कक्षा स्वीकरोतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। हरि ओम। हरि ओम। श्रूयते भवान्? नमो नमः। पूर्व कक्षा में हमने संपूर्ण भवादिगण का अध्ययन किया था केवल 4 लकारों के लिए। ठीक है, कौन कौन से? लट, लोट, लंग और विधिलिंग। तो आप भवादिगण की किसी भी धातु से लट, लोट, लंग, विधिलिंग इन 4 लकारों के प्रत्यय को आप बनाने की प्रक्रिया पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम, अगला गण है हमारा द्विवादिगण। ठीक है, तो आज हम संपूर्ण द्विवादिगण की धातु के रूप लट, लोट, लंग, विधिलिंग में बनाने के प्रयास करेंगे, मतलब साधातु लकारों में बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पूर्व में आप सभी को एक वो भेजा गया था, क्या कहते हैं कि क्या क्या सूत्र आपको याद करके आने। तो आप सभी लोग याद करके आए क्या? पढ़ के आए हैं सर। पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब देखिए उन सभी सूत्रों में सबसे पहला सूत्र आता है त्रसी धातु। देखिए आपको एक मिनट दिखाता हूँ, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी। भाषा में जो है। ठीक है, अभी देखिए आप सभी को दिख रहा होगा कि ये जो धातु है हमारी त्रसी उद्वेगे। ठीक है, ये धातु हमारी द्विवादी गणित में पठित है। अर्थात द्विवादी गणित में पठित होने का कारण क्या है? आप इस एक गण बना रहे हो, किस लिए बना रहे हो? तो कहते हैं केवल मात्र विकर्ण लगाने के लिए, अन्यथा इस गण का कोई प्रयोजन नहीं है। तो द्विवादी गण का इन्होंने द्विवादी गण में इस धातु को रखा, अर्थात इस धातु से क्या प्रत्यय लगाना है? सूत्र है ऊपर, द्विवादिभ्यः शन। तो आप सभी को पता लग गया कि द्विवादी गण की जितनी भी धातु होंगी उनसे शन विकर्ण लगता है, और शन विकर्ण लगने के बाद उसमें केवल क्या बचता है महोदय? या बचता है। ठीक है, ना की इत संज्ञा हो जाती है और तालव्य शकार की इत संज्ञा हो जाती है, और तस्य लोपा से दोनों का लोप हो जाता है। तालव्य शकार की इत संज्ञा होने से ये क्या है? सार धातु के। ठीक है, पूर्व कक्षा में हमने चर्चा करी थी ये सार धातु के, और ये कैसा सार धातु के, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि ये जो हमारा प्रत्यय है, ये है लकार है, ये कैसा सार धातु लकार है? बता सकते हैं महोदय? कौन सा? ये जो मतलब हमारा प्रत्यय है, सॉरी ये प्रत्यय जो हमारा, ये प्रत्यय है सर, सार धातु। मतलब ये जो विकर्ण है हमारा, ये विकर्ण कैसा है? इसके प्रत्यय की पहचान कर सकते हैं इस विकर्ण की? हलादि अपित सार्वधातु। हलादि अपित सार्वधातु, बहुत बढ़िया। तो हमने पूर्व कक्षा में बताया था कि इसमें और शब्द में क्या अंतर है। ठीक है, शब्द, ठीक है, एक बार फिर से विचार कर लेते हैं, शब्द में और इसमें क्या अंतर है। तो शब्द में इत संज्ञा होने के बाद में बचता है आ, और शन में इत संज्ञा होने के बाद बचता है य। ठीक है, ये दोनों में तालव्य शकार की इत संज्ञा है। ठीक है, तो पहले तो तालव्य शकार की इत संज्ञा, इसलिए मतलब क्या है? सार धातु के, ये सार्वधातु। ठीक है, दोनों की दोनों सार धातु के आपके। अब देखिए प्लस, अब सार धातु, जब भी हमें पता लग जाता है कि कोई सार धातुक है तो हमको ये पता लगाना पड़ता है वो कैसा सार धातुक है। ठीक है, तो हम क्या पता लगाते हैं कि उसके सार धातुक के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से? पित्त और अपित्त। तो हमने देखा कि इनमें से पाकित शब्द प्रत्यय में पाकित संज्ञा हुई है, इस कारण से ये कैसा प्रत्यय हमारा? पित्त। और शन में पाकित संज्ञा हुई है,
नहीं हुई है, नहीं इस कारण से हमारा पित प्रत्यय नहीं है। नहीं ठीक है, अपित क्या है? अपित अपित प्रत्यय है। ठीक है, अपित अब जब हमने पित्त और अपित्त का ज्ञान कर लिया तब हमने पढ़ा, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, श प्रत्यय होता है। ठीक है, तो श प्रत्यय किस में आता है? तो दादीगण में। ठीक है, अभी समझ लीजिए आगे की अगली कक्षा का ये तो, और इसमें इत संज्ञा क्या बचता है? आ बचता है। अब ये प्रत्यय हमारा कैसा है? अपित है ये भी, आजादी और आजादी। अब देखिए, सार्वधातुक अब ये देख लेते हैं कि ये जो शप प्रत्यय है ये हमारा है आजादी। अपित अपित सार्वधातुक ऊपर है आजादी नहीं आजादी पित शब्द आजादी पित है। ठीक है, और ये जो शन है ये हमारा कैसा है? हलादी लादी अपित। अपित अल्लादी हलादी अपित। और ये जो शप प्रत्यय है हमारा ये कैसा है? आजादी अपित। ठीक है, आजादी अपित। तो आप लोग प्रत्यय की पहचान करना धीरे धीरे करके सीख गए हैं। ठीक है, प्रत्यय की पहचान करना अब आपको लोगों को आसान लग रहा होगा कि प्रत्यय कैसे पहचान में आ गया हमें। तालव्य शकाकीत संज्ञा हुई तो साधातु का ज्ञान हो गया, पाकित संज्ञा हो रही तो पित है, नहीं हो रही तो अपित है, और बस उसका स्वरूप देख करके हमको पता लगा लेना है कि वो आजादी है कि हलादी है। ठीक है, अब देखिए कि पित प्रत्यय पर होने पर साधातुक आर्धातुक की वजह से गुण होता है। ठीक है, और अपित प्रत्यय जितने भी होंगे उनमें साधातुक आर्धातुक की वजह से गुण होगा क्या? नहीं होगा। कि क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो अपित प्रत्यय है ये सूत्र है आपका, क्या सूत्र है आपका? सार्वधातुकम अपित। बिल्कुल महोदय, सार्वधातुकम पित। इस सूत्र के द्वारा आपके जो ये अपित प्रत्यय हो जाते हैं किस कैसे हो जाते हैं? गितवत। गितवत हो जाते हैं। ठीक है, गितवत होने पर किंगिति चा सूत्र के द्वारा इनको क्या हो जाता है? निषेध। निषेध हो जाता है। ठीक है, आपने ये सब ने समझ लिया था। तो अब ये हमें ये समझ में तो आ गया कि अब ये जो हम शन प्रत्यय लगा रहे हैं ये हमारा हलादी अपित है, अर्थात आगे चल करके कोई गुण वृद्धि होगी क्या? नहीं होगी। होगी क्या महोदय? नहीं होगी बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि अपित प्रत्यय है। अपित प्रत्यय है अर्थात किंगिति चा से निषेध हो जाएगा। अब चलते हैं, पहली धातु ले लेते हैं। ये हमने प्रत्यय की पहचान करा दी ताकि आप लोगों को पता लगे कि शप में और इसमें अंतर क्या है। ठीक है, शप में तो गुण होगा क्योंकि शपित है, और अपित शन अपित है तो इसमें गुण नहीं होगा। अब चलते हैं आगे। देखिए सबसे पहले धातु आई आपकी दिवादिगण की। जो आपकी धातु है वो है आपकी ये त्रसी उद्वेगे। ये धातु हमने पढ़ी पर एकदम से हमें ये समझना है कि यार इसमें क्या कार्य होगा। तुरंत सूत्र आया आपका, वा भ्राश भ्लाश भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसी त्रुटि लशः। आप सभी ने पढ़ा था वो सूत्र, आप लोगों ने पढ़ा होगा। हाँ जी जी। तो एक बार बताइए क्या कहता है वो सूत्र? शन प्रत्यय भी लग सकता है और वा विकल्प से शब्द भी लग सकता है, या धातु का जो भी कर्ण का जो विकर्ण होगा वो लगेगा। बिल्कुल सही बात है, ये आपने बात बढ़िया बोला। शब्द नहीं बोल करके आपने बोला जो कि जो प्राप्त होगा वो लगेगा। ठीक है, तो पहले एक पक्ष में शन लगेगा और दूसरे पक्ष में जो प्राप्त होगा वो लगेगा। ठीक है, अगर आप ये बोलते कि एक पक्ष में शन लगेगा और दूसरे पक्ष में शप लग देता है, ठीक है वो भी, पर लेकिन कुछ जगह दिक्कत आ जाती फिर। ठीक है, तो अब ये देखिए हमने भ्राश धातु को सिद्ध किया था, भ्लाश को सिद्ध किया था भवादिगण में। अब हमने चल रहे त्रसी उद्वेगे। त्रसी उद्वेगे हमारी जो धातु है वो किस में? देखिए इन सब के अंतर्गत आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, त्रस त्रुट, तो ये त्रस धातु आ गई हमारी। तो अर्थात इस त्रस धातु से विकल्प से प्रत्यय होगा। एक बार शन प्रत्यय होगा और दूसरी बात, अब देखिए शन प्रत्यय प्राप्त हुआ और ये धातु किस गण की प्राप्त है? ये धातु है आपकी भवादिगण की। ठीक नहीं, सॉरी, ये धातु आपकी ये नहीं, ये धातु आपकी दिवादिगण की ही है। किस गण की महोदय? दिवादिगण की ही है। अब जब प्रश्न करते हैं कि जब ये धातु आपकी दिवादिगण की ही है तो आप दोबारा से इसे ये क्यों कह रहे हैं कि विकल्प से शन प्रत्यय लगे? ठीक है, तो हम कहते हैं कि सिद्धे सत्यारभ्यमाणो विधिर्नियमाय भवति। कहते हैं जो पहले से ही सिद्ध होता है
और उसमें का यदि कोई कार्य कर दिया जाए दोबारा तो विकल्प के लिए होता है, ठीक है। मतलब विकल्प के लिए ना कहकर मतलब कि वो एक नया कार्य करने के लिए कहता है। ये तो धातु तो आपकी शन विकरण है, पहले से दिवादिगण की है, तो इसे पहले से प्राप्त था शन विकरण। अब इसको दोबारा से शन विकरण करने के लिए कह रहे हैं विकल्प से, अर्थात एक पक्ष में शन प्रत्यय होगा और दूसरे पक्ष में जो प्राप्त होगा वो होगा। तो ये तो दिवादिगण की है, तो दूसरे पक्ष में तो इसे शनि ही प्राप्त होना चाहिए था, तो शनि होगा क्या दोबारा पक्ष में? नहीं कहते, नहीं। दोबारा पक्ष में ये जो शन प्रत्यय है ये किसको बाध करके लगता है, ये बताइए? कर्तरी शब्द। कर्तरी शब्द को बाध करके लगता है। तो जब इससे शन प्रत्यय हो जाएगा दूसरे पक्ष में शप हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे पक्ष में शप हुआ क्योंकि पहले ये जो शन प्रत्यय है ये शप को बाध करके लगता है, तो एक बार शन लगा दिया और जब शन नहीं लगाएंगे तो शप लग जाएगा। अब आपको प्रक्रिया तो आपको पढ़ ली थी। अब जब आप त्रस धातु में एक पक्ष में पहले शन लगाएंगे, ठीक है, तो त्रस धातु है, शन में इत संज्ञा होने के बाद क्या बचेगा? केवल महोदय यह, ठीक है, और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? त्रस्य, ठीक है, त्रस्य बन गया आपका। अब प्रत्यय लगा देंगे, प्रत्यय लगाने की प्रक्रिया तो आप सभी को बता रखी है, तो बन जाएगा आपका त्रस्यति। अब जब त्रस धातु से हमने शप विकरण लगाया तो क्या है, देखिए शप में बचेगा अ, तो त्रस अ मिलके क्या बन जाएगा आपका? त्रसा। आपका मिल जाएगा जोड़ के क्या बन जाएगा? त्रसति। समझ में आया आपको, आप सभी को? तो ये देखिए आपके दो रूप बने हैं यहाँ पर, पहला बना है त्रस्यति और दूसरा बना है त्रसति। दोनों में क्या अंतर है मौत बताइए? एक में शप लगा, एक में शन लगा, शन लगा। शन किस में लगा है, शब्द किस में लगा है बताइए? त्रसति में शप लगा है और त्रस्यति में शन लगा है। जी बिल्कुल, ठीक है। अब चलते हैं यसु प्रयत्ने। तो यसु प्रयत्ने धातु आ गई, एक धातु का आप, अब ये धातु आपको सिद्ध हो गई, समझ में आपको कैसे करनी है? बस कुछ नहीं, सूत्र ने आकर बस इतना बताया कि आपको इस धातु से विकल्प से शन और शप प्रत्यय लगाना है, ठीक है। अब दूसरी आई यसु प्रयत्ने, इत संज्ञा होने के बाद क्या बचेगा? यसु में इत संज्ञा होने के बाद क्या बचेगा महोदय? यस, यस बच्चा, दिवादिगण की धातु है, तो अब इसको शन प्रत्यय लगना चाहिए था, तो शन प्रत्यय लग गया, तो यस्य बन गया। अब इसमें कुछ नया कह रहा है, क्या कह रहा है कि सूत्र देखिए, सूत्र है आपका यशोनुपसर्गात। क्या सूत्र महोदय? यशो सर्गात, ठीक है। अब इसमें कर लेते हैं इसको अलग अलग, तो यशः अनुपसर्गात, ठीक है। तो क्या है महोदय आपका? यशः अनुपसर्गात। तो ये जो यशः अनुपसर्गात से यशोनुपसर्गात कैसे बन गया? तो ये जब मैं आपको विसर्ग संधि पढ़ाऊंगा ना महोदय, तो ये आपको विसर्ग संधि पढ़ने के बाद आपको यशः अनुपसर्गात से यशोनुपसर्गात कैसे बनता है आपको ये सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब ये देखिए, अनुपसर्गात में पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति का क्या अर्थ होता है बताइए? उसके आगे में काम होगा, उससे, हाँ उससे आगे में, उत्तर में काम होगा। हाँ उससे उत्तर में काम होगा। तो कह रहा है अनुपसर्गात मतलब अनुपसर्ग से काम हुआ, अनुपसर्ग से, ठीक है। तो अब आपने ये समझ में आया कि ये अनुपसर्गात है क्या? तो कहते हैं आपको उपसर्ग पढ़ाए गए थे 22 उपसर्ग, ठीक है, 22 उपसर्ग पढ़ाए थे आप सभी को, याद होगा आप सभी को? कौन कौन से पढ़ाए थे? अप सम, ठीक है, इस प्रकार अनु, अव, निस, निर, तो इत्यादि पढ़ाए गए थे, ठीक है आप सभी को। तो आप देखिए 22 होते हैं, कितने होते हैं? 22। अब ये कह रहे ये है आपके सारे उपसर्ग और ये कह रहा है अनुपसर्गात। तो मैंने आपको बताया था कि अनुपसर्गात कैसे, अनुपसर्ग कैसे बनेगा, कैसे? न उपसर्ग, न उपसर्ग अनुपसर्ग। तो ये जो न है आपका, ये जब भी आप न को, अब इसको एक शब्द बनाएंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था, किसी को याद है कि जब हम आजादी होगी
जिसमें भी आप निषेध कर रहे हैं, यदि वो आजादी है तो उसमें क्या लगाएंगे, अन, और यदि हलादी है तो क्या लगाएंगे, अ। जिस प्रकार बताया था, ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण। अभी ब्राह्मण हो गया। अब हमने कहा न ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं है, तो इस ना की जगह पे हम क्या लगा देंगे, ओ अ लगा देंगे, तो अब ब्राह्मण, ठीक है। उसी प्रकार हाँ, और ले लीजिए कुछ भी जब आपने पढ़ा हो, कुछ भी, सुर, सुर माने होता देवता, ठीक है, और कहते हैं नासुर, जो सुर असुर। नहीं है वो क्या हो जाता है, असुर। असुर, ठीक है। तो आपको समझ में आया असुर मतलब क्या होता है, कि जो देवता नहीं है। ये नहीं कि उसका अलग मीनिंग है, नहीं, बस उसका मीनिंग इतना है कि जो देवता नहीं है वो क्या है, आपका असुर है, ठीक है। तो अब जब हम, अब ये सुर में हमने अ क्यों लगाया और ब्राह्मण में हमने अ क्यों लगाया, क्योंकि ब, ब्राह्मण का पहला वर्ण क्या है, ब, और वो हलादी वर्ण है, इसलिए हमने अ लगाया। सुर में क्या है, हमारा हलादी वर्ण है, इसलिए हमने क्या लगाया, अ लगाया। पर जब हम उपसर्ग में लगाएंगे, उपसर्ग अथवा अनुनासिक, ठीक है, अनुनासिक, तो अब ये दोनों में अंतर क्या है, स्टार्टिंग बताइए। ये दोनों की स्टार्टिंग में स्वर है, तो जब भी आपको करना पड़ेगा कि ना उपसर्ग या ना अनुनासिक, तो इन दोनों के पूर्व में आपको क्या लगाना पड़ेगा, ना की जगह पर अन। तो अन लगाया आपने, अनुनासिक। ठीक है, अन लगाया आपने, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ना में आ जुड़ जाएगा और बन जाएगा आपका अननुनासिक, अननुनासिक। और उपसर्ग में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा महोदय, अन लगाया, अनुपसर्ग। अन उपसर्ग, अनुपसर्ग, ठीक है। तो आपका अनुपसर्ग बन गया। अब आपको पता लग गया कि उपसर्ग नहीं, ये मना कर रहा है, उपसर्ग नहीं, निषेध कर रहा है। तो कह रहा है अनुपसर्ग से, कि अनुपसर्ग नहीं होना चाहिए, मतलब उपसर्ग नहीं होना चाहिए, ऐसी यस धातु हो जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हो। क्या अर्थ बना महोदय, मोहन महोदय बताइए क्या अर्थ बना, इसमें उपसर्ग नहीं लगा है, अनुपसर्ग। हाँ, अनुपसर्ग धातु, अनुपसर्ग यस धातु, अर्थात ऐसी यस धातु जिसमें उपसर्ग न लगा हो, तो उससे कितने प्रत्यय लगेंगे, विकरण लगेंगे, 2 विकरण लगेंगे। कौन कौन से, शन और शप, ठीक है। तो ये सूत्र वही कह रहा है, देखिए, कि यस धातु यदि उपसर्ग से रहित हो, दिख रहा है आपको, यस धातु यदि उपसर्ग से रहित हो तो उसमें विकल्प से शप या शन विकरण लगते हैं, ठीक है। उपसर्ग से रहित हो अर्थात यस धातु में उपसर्ग ना लगा हो तो 2 विकल्प, 2 प्रत्यय लगेंगे, और यदि उपसर्ग लग जाएगा तो केवल कितने रूप बनेंगे, 1 लगेगा, और वो क्या लगेगा, शन लगेगा, ठीक है। ये द्विवादी की धातु है। तो यस धातु में देखिए, इन दोनों यस धातु में उपसर्ग लगा है क्या, नहीं लगा है, तो इनके 2 रूप, इनसे 2 विकरण लगेंगे, एक शन लगेगा, एक शप लगेगा। शन लगने पर आपका बन गया यस्यति, यस, शन का य लग गया, यस प्लस यस्य, और प्रत्यय लगा देती तो यस्यति, और जब हम शप लगा देंगे तो यस में शप में आ बचेगा, तो यस आ यसा प्लस यसति, ठीक है। अब आपको ये तो पता लग गया, जी बोलिए। मनीष जी, ये अनुनासिक जो है तो जी। हम मराठी में तो अनुनासिक ऐसे बोलते, अनुनासिक ऐसे नहीं बोलते, तो क्या सही है? नहीं, दोनों सही हैं आपके। आपको मैं एक मिनट इस सूत्रों में पूरा कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ठीक। अब देखिए, अब इन्होंने कहा कि यदि उपसर्ग लगेगा तो कितने रूप बनेंगे महोदय, 1 रूप बनेगा, वो भी कौन सा वाला, शन विकर्ण युक्त, शन विकर्ण युक्त रूप बनेगा यदि उपसर्ग लगा होगा तो कह रहे ठीक है। तो ध्यान रहे कि उपसर्ग होने पर केवल शन होता है, तो आंग उपसर्ग लग गया, उपसर्ग क्या है, आंग, आंग उपसर्ग लगा गया यस धातु में, तो बन गया आपका केवल आयस्यति, आयस्यति बनेगा क्या, कोई बता सकता है, आयस्यति बन गया हमारा,
क्या हमारा आयस्यति बनेगा? बताइए। नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है और उपसर्ग लगने के बाद केवल शन विकर्ण ही लग सकता है, दो रूप नहीं बनेंगे इसके। ठीक है, तो आयस्यति नहीं बनेगा, केवल आयस्यति ही बनेगा। तो अब आप सभी को क्या पता लगा महोदय कि यदि आप उपसर्ग लगाओगे तो केवल एक रूप बनेगा, और वो भी कौन सा बनेगा महोदय? शन। शन लगा करके। ठीक है, अब इस बात का अपवाद करने के लिए, सूत्र का अपवाद करने के लिए कि एक सूत्र आ गया, वो है आपका क्या सूत्र है? संयसश्च। ठीक है, सूत्र आपका संयसश्च। ये सूत्र कहता है कि सम उपसर्ग पूर्वक, सम उपसर्ग पूर्वक मतलब कि सम उपसर्ग पूर्व में लगा हो यस धातु से भी विकल्प से शब्द या शन विकर्ण लगते हैं। ठीक है, तो यदि उपसर्गों में भी यदि सम उपसर्ग लगेगा तो उसके भी दो रूप बन सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? कोई इसको मनीष महोदय, जी अगर 3-1-70 पहला वाह व्रांश वाला देखेंगे जी तो विकल्प से शन प्रत्यय होते हैं, लेकिन अभी ये दूसरे सूत्र में दोनों विकल्प से कहे तो वो थोड़ा क्लैरिटी, क्योंकि मेरे को 71 में यशोनुपसाद में विकल्प से शप या शन होता है, जी उसके पहले वाले सूत्र में 3-1-70 में विकल्प से शन होता है। जी तो अभी ये दोनों विकल्प से हो रहा है, लेकिन पक्ष में ये सही है क्या? वर्डिंग सही है क्या? क्योंकि 72 में भी फिर दोनों विकल्प से होता है, ऐसा आया हुआ। बिल्कुल महोदय। नहीं, वो भाष के लिए बताया गया था, उसमें यस धातु नहीं थी ना। नहीं है ना, त्रस धातु है उसमें भी। तरस नहीं, तरस नहीं, यस का यस। बात चल रहा है, यस का नहीं, बात नहीं, चल रहा है। पहले मैं फिर से मैं क्वेश्चन दोहराता हूँ। 3-1-70 में खाली कहा गया है कि विकल्प से शन होता है, जी लेकिन 71 और 70 में विकल्प से शप और शन दोनों होता है, तो पक्ष में क्या होगा? पक्ष में महोदय यही है ना, पक्ष में मतलब कि विकल्प से शन ये बोला गया है, तो ये समझिए केवल कि विकल्प से शन होता है। ठीक है, हाँ, मतलब ये थोड़ा मुझे ये जो कहा गया है ना कि प्रिंटिंग में हाँ कि केवल मतलब जैसे ये कहा गया कि पहले सूत्र में ये कहा गया विकल्प से शन प्रत्यय होता है, इसी प्रकार समझिए कि यहाँ पर भी यशोनुपसर्गात्मक की अच्छा, मतलब विकल्प से शन होता है। ठीक है, प्रिंटिंग का ये ओके, हाँ, ठीक है। बस इतना है कि ये जो लिखा है माता ने कि विकल्प से शप और शन होता है, तो ये माता ने क्या लिख दिया है? पूरा क्लियर लिख दिया है कि एक पक्ष में शप होगा और दूसरे पक्ष में क्या होगा? शन होगा। ठीक है, तो अभी आप सभी मनीष सर जी, ये जो यश जो धातु है, इसमें सब प्रत्यय लगने के बाद भी क्या ये दिवादिगण की ही रहेगी? महोदय तो पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि ये धातु आपकी दिवादिगण की ही रहेगी, इसके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे। अच्छा, मतलब कोई भी मतलब जो कि दूसरा विकर्ण लगने के बाद भी धातु जिस गण की उसी गण की ही रहेगी? जी महोदय बिल्कुल। और दूसरा महोदय, किसमें अन लगेगा, किसमें अ लगेगा, मतलब नकारात्मक जो है अर्थ बनाने के लिए? नकारात्मक, देखिए मैंने आपको बता दिया था नकारात्मक अर्थ बताने के लिए कि यदि आपकी धातु या मतलब आपका शब्द, जो शब्द में आप नकारात्मक के लिए बना रहे हैं, तो यदि वो हलादी है तो अ लगाइए, और यदि वो आजादी है तो अन लगाइए। ठीक है, आपको बहुत सारे उदाहरण मिलते होंगे महोदय। जैसे अभिज्ञ होता है, अभिज्ञ बोल रहा हूँ, अभिज्ञ जी, अभिज्ञ का मतलब होता है कि जानकार। अनभिज्ञ यदि मैं बोलता हूँ तो इसका होता है कि जानकारी नहीं है उसे। महोदय ये जो आप है ना, देखिए इसके पूरी ये इसके भी सूत्र हैं आगे कि नक्षत्र इत्यादि काफी सूत्र हैं, मैं आपको इनको बता दूंगा। आप एकदम से एक को लेकर के आप सारी चीजों को, सही बात है बिल्कुल लगाना चाहिए, पर लेकिन जब तक हमें किसी शास्त्र का पूरा अध्ययन नहीं हो सकता ना, तब तक हम उसे नहीं लगा सकते। और अभी यहाँ पर हम लोग कुछ और समझ रहे हैं, जिसको समझाने के लिए मैंने इतना समझाना था, अभी आपको समझ में आ गया ना इतना? हाँ, अभी एक बार बताइए आप सभी लोग कि किसको ये सूत्र का, इन दोनों सूत्र का अर्थ समझ में आएगा? यशोनुपसर्गात और संयसश्च, जो मेरे को आराम से बता सकता है? कोई है? मैं बताने का प्रयास कोशिश कर करता सकता हूँ। हूँ। जी बताइए। तो रमेश जी बता रहे हैं तो बताइए।
चलिए मैं बताता हूँ। हाँ जी, देखिए यशो अनुस यशोनुपसर्गात। गात पहले सूत्र में 3:1:70 की जो वाह है विकल्प से उसकी अनुवृत्ति हुई इसमें जी बिल्कुल यशोनुपसर्गात, और जी। उसमें दोनों ही आ गई कि यदि यस धातु के लिए अगर उपसर्ग है तो वो विकल्प नहीं रहेगा, और अगर उपसर्ग नहीं है अनुपसर्ग है तो विकल्प से वो रहेंगे। और तीसरा जो संशय जो है वो यशो अनुपसर्गात की भी आप सूत्र कह सकते हैं। सम प्रत्यय के लिए जो ये जो 3:1:71 में जो अब उपसर्ग वाला जो है अनुपसर्ग के लिए जो विकल्प कहा गया उसको अबाध कर दिया, मतलब उसको रोक दिया है। अबाध होगा या बाधक होगा ये मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो एक तरह का जिस कार्य को अनुपसर्ग होने की वजह से मतलब दो विकल्प जो थे ये था महोदय। उनको यहाँ रोक दिया है। जी, बिल्कुल। संशय वाले में वो दोनों हो सकते हैं जी। विकल्प। तो ऐसा पर हमने ये समझा कि यदि यश धातु में उपसर्ग लगेगा, यदि अनुपसर्ग धातु होगी, कैसे मतलब कि उपसर्ग ना लगा हो तो उसके दो रूप बनेंगे। ठीक है, इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूं ऐसे करके। यदि अनुपसर्ग होगी, ठीक है, अनुपसर्ग होगी अर्थात उपसर्ग नहीं है रहित, ठीक है, तो उसके कितने रूप बनेंगे? विकल्प होगा। ठीक है, विकल्प से दो प्रत्यय लगेंगे। ठीक है, अब यदि उपसर्ग लगेगा उसमें तो उसके कितने रूप बनने चाहिए महोदय? उसके दो रूप बनने, एक रूप बनना चाहिए, एक बनेगा। ठीक है, उपसर्ग सहित। ठीक है, अब देखिए तो इसके एक रूप बनना चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि उपसर्ग से यदि आप उपसर्ग सहित प्रयोग करेंगे तो एक रूप बनना चाहिए। तो इन्होंने एक सूत्र बना दिया पाणिनि जी ने कि यदि सम उपसर्ग का प्रयोग करोगे तो फिर दोनों हो जाएंगे, तो दोनों तब आप दो रूपों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? सम उपसर्ग करेंगे तो सम उपसर्ग सहित। जी मुझे समझ में आ गया है। और दूसरा शंका हो तो वो प्रकट कर सकते हैं, तो जिससे तो उपसर्ग सहित दो, सम उपसर्ग सहित तो कितने हो जाएंगे? दो रूप बन सकते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा बन रहा है? ये बन रहा है सम उपसर्ग सहित संज्ञा षष्ठ सूत्र के द्वारा। ठीक है, कि सम उपसर्ग पूर्वक यस धातु से भी आप क्या कर सकते हैं, ये से भी आप सम उपसर्ग दो रूप बना सकते हैं। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब हमने देख लिया कि यस धातु में, इस यस धातु में उपसर्ग नहीं लगा है तो कितने रूप बन गए? यस्यति और यस्यति दो रूप बन गए। ठीक है, अब अगली धातु आपकी आई जनी प्रादुर्भावे। ठीक है, तो जनी प्रादुर्भावे धातु है हमारी। तो फिर अब इसको बताया गया था आपको, सूत्र याद करने के लिए कहा था, मतलब पढ़ के आने के लिए ज्या जनोर्जा। ठीक है महोदय, तो जनी धातु है, जनी धातु में ई हमारा अनुनासिक है। ठीक है, अब एक बात कह देता हूं, प्रश्न किसने किया था? श्यामला देशमुख जी ने किया था ना, अनुनासिक और अनुनासिक का। तो हरिओम श्यामला जी हाँ, मैंने किया था। हाँ जी। अच्छा, अब ये बताइए जो जनी है इसमें क्या दिख रहा है आपको? अनुनासिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, अनुनासिक है। तो ये तो अनुनासिक हो गया। ठीक है, मान लिया अपने अनुनासिक है ये। अब मैंने इसको, अब इसमें अनुनासिक मैंने हटा दिया। अब ये अनुनासिक है क्या? अब नहीं है ना, अब नहीं है, मतलब कि न अनुनासिक, मतलब अनुनासिक नहीं है। ठीक है, तो जब अनुनासिक होता है, अनुनासिक चिन्ह रहता है तब हम बोलते हैं अनुनासिक, और जब अनुनासिक चिन्ह नहीं रहता है तब हम क्या बोलते हैं? न अनुनासिक, और फिर जोड़ देते हैं दोनों, फिर दोनों मिला न की जगह पे अन लगा देते हैं तो हम बना देते हैं अननुनासिक। ठीक है,
तो इसका अनुनासिक और अनुनासिक में अंतर ये है कि एक अनुनासिक कहता है कि अनुनासिक चिन्ह जब लगा रहेगा तो कहेंगे अनुनासिक है, और जब अनुनासिक चिन्ह नहीं लगा रहेगा तो क्या कहेंगे, अननुनासिक है। ठीक है, तो अब ये बताइए श्यामला जी आप, ये और ये, ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है? ये भी आकार है, ठीक है, ये भी आकार है और ये भी आकार है, ठीक है, पर इन दोनों में अंतर क्या है? ये आपका अनुनासिक आकार है कि इसके ऊपर अनुनासिक चिन्ह है, ठीक है, चिन्ह है, और दूसरा आपका अननुनासिक आकार है कि जिसके ऊपर अनुनासिक ना हो, वो क्या है आपका अननुनासिक। तो आपको दोनों का अंतर पता लग गया अब आपको कि आपके में गलत नहीं कहते हैं आपके यहाँ के लोग, पर जो वो अनुनासिक बोलते हैं तो उनका मतलब होता है कि अनुनासिक मतलब बोलने पर अनुनासिक चिन्ह लगाओ, और यदि अननुनासिक बोलेंगे तो अनुनासिक चिन्ह ना लगाओ। ठीक है, आपकी बात क्लियर होगी? हाँ, धन्यवाद। हाँ, अब चलते हैं जनि धातु पे। तो जनि प्रादुर्भाव हमारी धातु थी जिसमें अनुनासिक वर्ण क्या है हमारा, अनुनासिक वर्ण होने के कारण हमने एक संज्ञा करने बाद केवल क्या बचा, जन बचा। ठीक है, अब देखिए कि हमने सूत्र पर, अब जन धातु है, सीधा महोदय थोड़ा प्रक्रिया बताएंगे कि शन दिवादिगण की है इसलिए शन विकरण लगा। ठीक है, अब जन धातु जो जन शन विकरण लग गया, हमने शन में बच गया हमारा क्या लग गया, या बच गया। अब ये जो या है ये हमारा कैसा प्रत्यय बताएंगे, अब थोड़ा शित प्रत्यय है। ठीक है, और सूत्र क्या कहता है, ज्या जन और जा। पढ़ के आए होंगे आप सभी लोग, तुरंत बोलने चाहिए। आप सब किताब भी होगी आप सब लोग के पास होगी, तो आप लोगों को तुरंत बोलना चाहिए देखकर। जन धातु को जा का आदेश होता है, जा का आदेश होता है। ठीक है, जा आदेश होता है, तो इससे कुछ नहीं करना है, आपको आदेश कर देना है। शित प्रत्यय बाद में है आपका या था, इसमें तालव्य शकार की संज्ञा थी इसलिए शित है, और जन के स्थान पर जा जन और जा, इस सूत्र के द्वारा जन के स्थान पर जा आदेश कर दिया, तो जा प्लस या दोनों को मिला दिया तो जा या बन गया, और फिर इसमें प्रत्यय ये आत्मनेपद में प्रयोग करेंगे तो जायते का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आपने जा जन और जा सूत्र के द्वारा जन के स्थान पे जा आदेश कर दिया तो जायते आपका बन गया। ये केवल आत्मनेपद में चलती है। ठीक है ना, जायते माने उत्पन्न होना, पैदा होना। जब आप निरुक्त का अध्ययन करेंगे कभी आगे चल करके, तो निरुक्त में जायते वर्ण आता है कि व्यक्ति पहले उत्पन्न होता है, फिर वो बढ़ता है, फिर वो और फिर पूरे अपने पूरे स्वरूप में आ जाता है, जायते विपरिणीमते गीता में भी आता है, ना जायते म्रियते वा कदाचित्। तो जायते आपको पता लग गया, जायते माने उत्पन्न होना, पैदा होना। तो इस धातु कौन सी होती है? जनि प्रादुर्भावे, प्रादुर्भाव होता है उसमें। ठीक है, अब चलते हैं आगे, यमिदा स्नेहने। ठीक है, यमिदा स्नेहने धातु है, पिघलना और स्निग्ध होना अर्थ में। तो देखिए मिद धातु आई, तो मिद धातु को देखते ही एक सूत्र आ जाता है, मिदेर गुणः। सूत्र क्या है? मिदेर गुणः। कहता है मिद धातु को गुण होता है, कब होता है बताइए, किसी ने पढ़ा हो तो? उसको कोई मतलब नहीं, कित हो या गीत हो या कुछ भी हो, मिद धातु है तो उसको गुण होगा ही। जी बिल्कुल, किंग दिशा सूत्र का अपवाद है कि यहाँ पर मिद धातु को गुण प्राप्त था कि नहीं प्राप्त था, क्योंकि आगे अपित प्रत्यय बैठा है, तो सार्वधातुकम अपित इस सूत्र के द्वारा ज्ञत्वत हो जाने के कारण यहाँ मिद धातु को गुण प्राप्त नहीं था, बनना चाहिए था। मिद धातु गुण प्राप्त नहीं, देखिए यहाँ लिख के दिखाता हूँ, मिद धातु है आपकी, तो मिद धातु से हमने शन लगाया। ठीक है, और क्या आत्मनेपद में प्रयोग करेंगे, इसमें प्रयोग करेंगे, हाँ परस्मै पद में। ठीक है, परस्मै पद का प्रत्यय लगाया ती। अब ये हमारा यह प्रत्यय हमारा कैसा है? अपित प्रत्यय है, तो यहाँ पर पुअंत लघु पदस्य से गुण नहीं होगा, तो क्या बन जाता हमारा महोदय? मिद्यति बन जाता हमारा। ठीक है, पर लेकिन अब इन्होंने कह दिया कि मिद धातु को सूत्र क्या है आपका? मिदेर गुणः। ठीक है, क्या मिदेर गुणः, इसने आकर के कह दिया
कि मित धातु को गुण होता है, तो हमने मित धातु को गुण कर दिया। ठीक है, तो आपका अब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? आपका क्या बन जाएगा? मतलब मेद्यति। ठीक है, मेद्यति आपका सिद्ध हो गया, आपको मेद्यति बनाना आ गया। अब एक साथ हम चार धातुओं का कार्य करेंगे। इन चार धातुओं में पहले आप सभी को ये समझा देता हूँ, इन चार धातुओं में मेन चीज है क्या? एक चीज जो इनको एक जैसा बनाती है। ठीक है, 998 से लेकर 1001 धातु तक हम सिद्ध करेंगे। कैसी धातु है? द्विवादी गण के वकारांत प्लस इगुपद धातु। वकारांत है और कैसी है महोदय? इगुपद है। ठीक है, तो आपको एक सूत्र पढ़ाया था कि रेफांत और वकारांत के लिए, आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप सभी को, हलीचा। ठीक है, हलीचा। ये सूत्र क्या कहता है महोदय, बता सकते हैं कोई? रेफांत तथा वकारांत इदुपद धातु की उपधा के इकगो दीर्घ होता है हल परे होने पर। तो रेफांत और वकारांत आपका पता ही है कि रेफ अंत में हो तो वकार अंत में हो। इगुपद माने उपधा में इक हो, उपधा में इक हो। ऐसी धातुओं की उपधा के इक को दीर्घ होता है। कब होता है? हल परे होने पर। हल परे होने। ठीक है, तो अब देखिए आप हल परे होने पर इसने दीर्घ करने के लिए कहा। धातु है आपकी दिव, शिव, श्रिव और स्टिव, ये चार धातु है आपकी। ठीक है, अब इसके बाद में हमने लगाया शन विकरण लगाया, तो शन है पर लेकिन ये शन कैसा है? ये है हमारा हलादी है, हलादी अपित, हलादी अपित है। ठीक है, तो इसके हलादी है, हल परे है, तो और उपधा में वकारांत है, उसकी उपधा में क्या है? रेफ भी है, वो सॉरी इक भी है उपधा में। तो इसको दीर्घ कर देंगे, उपधा के इक को दीर्घ कर देंगे, क्या हो जाएगा? देव को क्या हो जाएगा? दीव, दीव। शिव को क्या हो जाएगा? शिव। और ये जो पहले यहाँ पर शिव पढ़ा है और यहाँ पर शिव भी पढ़ दिया है, कैसे ये क्यों हुआ ऐसा? धात्वादेह सहसा। बिल्कुल महोदय, बिल्कुल सही। अब आ गया है श्रिव, तो श्रिव प्लस या तो क्या बन गया आपका? श्रीव्य बन गया आपका। ठीक है, और स्टिव प्लस शन आपका क्या बन गया? स्टिव्य बन गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर स्टिव को, यहाँ पर स्टिव को क्यों नहीं हुआ? स्टिव और षष्ठ धातु का अपवाद था ना सर। बिल्कुल महोदय, शुभ धातु शुभ धातु स्टिव षष्कादी नाम सप्त प्रतिषेधो वक्तव्यः, कि स्टिव और षष्क धातु को धात्वादेह सहसा सूत्र के द्वारा मूर्धन्य शकार के स्थान पर दंत सकार आदेश नहीं होता है। ठीक है ना, तो अब चलते हैं आगे। आप सभी लोगों ने ये पता लग गया, ये इतना सिद्ध हो गया महोदय 1001 धातु तक। ये देखिए यहाँ पर, यहां तक आपने श्रिवु से लेकर के दिवु भी कर लिया। अब दिव में करेंगे तो दिव्य बन जाएगा, शिव में शिव्य, श्रिव में श्रीव्य और स्टिव में स्टिव्य बन जाएगा आपका। अब चलते हैं आगे, देखिए अब सूत्र आता है ओतः शनि। ओतः शनि कहता है कि ओकार का लोप होता है शन विकर्ण परे होने पर। ठीक है, क्या है सूत्र का अर्थ? ओकार का लोप होता है। ओतः, ओता से आपको समझना है ओतः। ठीक है, ओतः में षष्ठी विभक्ति है। ओत मतलब तपर लगाए, त लगाए ना, इसमें तपर है, तो सिर्फ ओ रहेगा, सिर्फ ओ का ही समझना है आपको, औ को नहीं समझना है। ठीक है, तो त लगाने से आपको पता लग गया कि सिर्फ ओ का ही ज्ञान करना है, औ का ज्ञान नहीं करना है। अब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, मतलब कि ओकार के स्थान पर कार्य होगा। क्या होगा? तो ऊपर से लोप की अनुवृत्ति आ रही होगी, देख लीजिएगा किसी सूत्र के द्वारा लोप की अनुवृत्ति आ रही है। फिर आगे आया शनि। शनि माने सप्तमी विभक्ति है, तो क्या होगा? शन परे होने पर ओकार का लोप होगा शन विकर्ण परे पर। अब इसने ये तो नहीं बताया कितने ओकार का होगा, नहीं, तो जितनी भी ओकारांत धातु होंगी उनके ओकार का लोप हो जाएगा शन विकर्ण परे होने पर। ठीक है, तो देखिए इस सूत्र का केवल अर्थ इतना कितना समझ में आ रहा है आपको महोदय? ओतः ओकार के स्थान, ओकार का, और शनि मतलब शन परे होने पर, और लोप की अनुवृत्ति ले ली तो आपका ले गया ओकार का लोप होता है शन विकर्ण परे होने पर। अब ये बताइए, इसने कहा क्या आपको कि द्विवादी गण के परे होने पर कि द्विवादी गण के ओकार का लोप होता है? नहीं होता, इसने ऐसा नहीं कहा। इसने आपको विकर्ण दे दिया और आपको उस विकर्ण से समझ में आ गया किसका, कि ये विकर्ण तो द्विवादी गण में लगता है, अर्थात द्विवादी गण की धातुओं के लिए ही यह कार्य बोला जा रहा है। ठीक है, द्विवादी गण के ओकारांत धातुओं के ओ का लोप होता है शन परे होने पर।
अब जब आपने द्विवादिगण का धातु पाठ देखा तो द्विवादिगण में आपको केवल 4 धातु ही मिलती हैं जिनके अंतिम में ओ आता है। कौन कौन सी? शो दो शो छो, ठीक है। तो ये आपकी 4 धातु हैं, पर लेकिन इसको जो मैं बोलने का क्रम है वो अलग तरीके से मैं बोलता हूँ, क्योंकि आप माते ने पहले जिस क्रम से याद करवाया था उसी क्रम से याद है। आपको पांग में आपको देखिएगा जो आपको पढ़ाया गया था, ये पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था आप सभी को? धात्वादेश में पढ़ाया था महोदय? तनश संज संजाम शपी रंजेश्च, और इनके बाद ही अगला पढ़ाया था ओतः शनि। तो अब ये बताइए, आप किसी व्यक्ति को पढ़ा सकते हैं नहीं पढ़ा सकते? धात्वादेश पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको देखिए अब आपको धन संज संजाम शपी आप लगा चुके हैं, रंजेश्च लगा चुके हैं, ओतः शनि लगा चुके हैं, ठीक है ना। क्षमामष्टा दीर्घनम शनि भी लगाएंगे क्योंकि इसमें भी शनि कह रहा है, मतलब आने वाला है अगला सूत्र, ठीक है। तो ओता शनि ने क्या कहा? उकार का लोप होता है। अभी से कहते हैं शो शो छो दो, शो शो छो दो, इस क्रम से हम याद करते थे। अब हमको समझ में आ गया, हमने क्या कर दिया, उकार का लोप कर दिया। तो शो में उकार का लोप करने पर क्या हो जाएगा? श, और शन का या जुड़ गया तो बन गया आपका श, दा में या दा बचा और या जुड़ गया तो आपका बन गया द्व्या। शो में धात्वादेश शा से आपने शा को सा कर लिया, फिर सा करने के बाद आपने या जोड़ दिया तो बन गया आपका स्या, और फिर छो में भी आपने छा प्लस या तो आपका बन गया छा, और केवल आपने क्या करा? प्रत्यय जोड़ दिया तो आपका क्षति द्यति स्यति क्षति आपका बन गया। इसी प्रकार आप रूप बना सकते हैं, क्षति शतः शंति स्यति शतः शतः ऐसे करके, ठीक है। अब चलते हैं आगे करके। अच्छा मनीष जी, शन नहीं होगा तो फिर इसमें उकार का लोप ही नहीं होगा। हाँ, उकार का लोप नहीं हो। देखिए अब अगर ये नहीं कहते, शनि नहीं कहते कि शन परे होने पर, तो उकार का लोप तो भवादि, उकार तो आप उकारान धातु तो आपको भवादिगण में भी मिलती नहीं, मतलब इसमें यदि आध धातु प्रत्यय होता नहीं, आध धातु करते हाँ, तो उसमें शन नहीं लगता। हाँ, तो शन नहीं लगेगा तो फिर नहीं लगेगा, ये सब नहीं कार्य करेगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मनीष जी, मुझे यहीं पर देखिए, यहाँ पर जो है ये जैसे योग स्विंग ये 7वें अध्याय का मतलब अंक कार्य के अंदर आता है, और इसके पहले के जो सूत्र अभी इसमें आपने बताए हैं वो 3रे अध्याय की हैं। तो इसमें क्या भेद है? मतलब ये देखिए, मैंने आपको कहा था प्रत्यय लगाने वाले सूत्र आपके कि जो आपको धातु से प्रत्यय लगाएंगे अथवा विकरण लगाएंगे वो आपके 3रे अध्याय में बताएंगे, ठीक है। तो आपका ये जो शन विकरण लगाने के लिए आपको किस में बताया गया है महोदय? 3रे अध्याय में बताया गया, दिवादिभ्याः शन। ये जो सूत्र है आपका, ये देखिए कहाँ का है, ये देखिए ऊपर देखिए, मैं दिखाता हूँ। 3रे अध्याय के पहले पाद का 59वां सूत्र है, ठीक है, 69 में। तो अब हमने देखा ये तो 3रे अध्याय का है, तो इसने हमारा शन विकरण लगा दिया। अब शन विकरण लगाने के बाद में क्या अंग कार्य होता है? ये धात्वादेश होता है। तो धात्वादेश आपका किस में आ रहा है? 7वें अध्याय के 3रे पाद में आ रहा है, ठीक है। तो प्रत्यय लगाना अलग है और उस प्रत्यय के स्थान पर कार्य करना अलग है, उस प्रत्यय को निमित्त मान करके कार्य करना अलग है, धातु पर कार्य करना अलग है, ठीक है महोदय, समझ में आया आपको? ठीक है, समझ में आ गया। मतलब 2 स्टेजेस में ये प्रक्रिया है। पहले के लिए जो सूत्र होते हैं वो 3रे अध्याय के होते हैं, बाद में जब विकरण बन, जो 3रे अध्याय के जो अंग सूत्र बन होते गया हैं, उसके बाद में जब वो लगेगा जी 7वें अध्याय के लगते हैं, ऐसा मैं समझ पाया। जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा। अब देखिए, अब इसके बाद आया रीत इद धातोः। तो रीत इद धातोः किसी ने पढ़ा था क्या महोदय? आप लोगों में से शायद मैंने पढ़ाया हो, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? आप बताइए, पढ़ाया है महोदय? याद होगा आपको, मैंने कहा था रीत बोला गया, दीर्घ ऋकारांत है। तो जब मैंने आपको दीर्घ ऋकारांत धातु के बारे में पढ़ाया था तब मैंने आपको पढ़ाया था कि जितनी भी दीर्घ ऋकारांत धातु होती हैं, ठीक है, उनसे यदि पूर्व में आपका ओष्ठ वर्ण हो, क्या हो? ओष्ठ वर्ण हो, तो उर आदेश होता है, और यदि क्या कहते हैं, यदि ओष्ठ वर्ण ना हो तो इर आदेश होता है। इर आदेश मैं क्या बताया था? यदि आपकी कोई भी ऋकारांत धातु है, ठीक है, हाँ, कित प्रथम, ये ऋकारांत धातु, अभी आपकी कोई भी ऋकारांत धातु है, वो है क्या भरत महोदय? तात्री धातु ली थी आपने। हाँ, तो ये ले लीजिए आप,
तो आपने जैसे यहाँ पर जरी धातु है, ठीक है, कौन सी धातु है? जरी धातु, ये आपकी जरी धातु है और जरी धातु है, ठीक है। तो इनका मैंने आपको बताया था कि यदि धातु आपकी धातु, ये धातु की पहचान करिए पहले, जरी और जरी, इसमें दीर्घ दी कहां से होगी? इसमें दोनों में ये मान लीजिए इन दोनों में दीर्घ री, अभी दीर्घ री लिख देता हूं मैं, दीर्घ लिखेगी होगी, ठीक है ना, दीर्घ री लिख देता हूं तब तक। तो अभी देखिए आपका ये आ गया जरी और जरी होगी। अब इसके, अब आपको पहचान समझ में आ रही है कि रिकारांत है, कैसे महोदय? रिकारांत। और इन रिकारांत से जब आपका अपित प्रत्यय बाद में आएगा, याद रखिएगा कि जब भी दीर्घ रिकारांत धातुओं से अपित प्रत्यय बाद में होगा तब आपको दो सूत्रों का विचार करना है। कौन कौन से सूत्र थे महोदय, वो बता सकते हैं? एक था आपका रीत इत धातु हो, और एक है उससे पूर्व में उदोष्ठ्य पूर्वस्य, ठीक है ना? क्या था? उदोष्ठ्य पूर्वस्य। उदोष्ठ्य पूर्वस्य कहता है कि यदि दीर्घ री से पूर्व में, जो री है आपका, जो री दिख रहा है ना, उस री से पूर्व में यदि ओष्ठ वर्ण हो, री से पूर्व में री से पूर्व में, दीर्घ री से पूर्व में, ठीक है, यदि पूर्व में ओष्ठ वर्ण हो, ओष्ठ वर्ण हो, तो उस री के स्थान पर उरादेश होता है, ठीक है। क्या होता है? उरादेश। और उस री के पूर्व में यदि ओष्ठ वर्ण ना हो, कैसा वर्ण होना चाहिए? अनोष्ठ्य। अनोष्ठ्य मतलब समझ में आ रहा है आपको कि ओष्ठ वर्ण ना हो, तो ओष्ठ नहीं है। हाँ, जो ओष्ठ नहीं है, तो री के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका? इर आदेश हो जाएगा। समझ में आपको? तो क्या हो जाएगा? इर आदेश हो जाएगा। इर आदेश हो जाने के बाद में अब ये बताइए, यहां पर ये जो री है दीर्घ री है, और इस री से पूर्व में हमने दोनों से पूर्व में लगाया शन विकरण, लगाया शन का बचैया। अब ये जो या है हमारा, ये अपित प्रत्यय है ना, है कि नहीं है महोदय? हाँ जी, अपित प्रत्यय है। सूत्र आप जब देखेंगे तो अब ये कहता है कि री के पूर्व में यदि ओष्ठ वर्ण हो तो उर लगाइए, और यदि ओष्ठ वर्ण ना हो तो इर लगाइए री से, री के स्थान पे। तो री से पूर्व में ओष्ठ वर्ण है कि नहीं है, बताइए? नहीं है। नहीं है, तो री के स्थान पे क्या हो जाएगा महोदय? इर आदेश हो जाएगा, ठीक है। इर आदेश हो गया, जा प्लस इर, ठीक है। और यहां भी हो जाएगा, जरी में भी, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा महोदय? जिर बन जाएगा, ठीक है। जिर बन गया, और इसे जोड़ दिया तो क्या बन गया आपका? जिर। अब ये धातु आपकी रेफांत हुई कि नहीं हुई? अब रेफांत हो गई। तो आपने सूत्र पढ़ा था हलीचा, कि रेफांत और वकारांत धातु की उपधा में यदि इक मिलेगा, ई मिलेगा, तो उसको क्या करना है? हल परे होने पर दीर्घ होता है। तो यहाँ पर दीर्घ करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए? करेंगे। तो दीर्घ कर दिया आपने, तो क्या हो गया आपका? जरी, जीर, और जीर को क्या हो गया आपका? झीर, ठीक है। अब मिला देंगे तो जीरिया, क्या बन गया आपका? झीरिया, और आपका बन गया जीरिया। अब आपका ये अंग बन चुका है। अब आपको केवल क्या करना है? आपको प्रत्यय लगाना है। तो जीरी और झीरी बन गया। आपको पता लग गया कैसे बना आपका? पूर्व में ओष्ठ वर्ण नहीं था तो इर आदेश हो गया। हलीचा से क्या हो गया आपका? हलीचा सूत्र के द्वारा रेफांत है, तो उपधा में ई उरी जो भी मिलेगा, इक मिलेगा, उसको क्या हो जाएगा? दीर्घ हो गया। तो जीरियति, झीरियति बनाना आ गया आपको? बनाइएगा घर पे बैठ के।
अब देखते हैं द्विवादिगण की अनिल धातु। ठीक है, तो एक बार मैं एक बार इस पर नजर फैला लेता हूं कि कितनी धातु आपकी बची है, ताकि समय के हिसाब से आप लोगों को भी दिक्कत ना हो। देखिए अब ये यहाँ तक कोई नहीं, बस अब हल्का से बचा है। ठीक है, तो हमने ये यहाँ तक सिद्ध कर लिया 1007 तक। अब ये 3 धातु है, 3 धातु के बारे में बताता हूँ, और इसके बाद में आपको एकदम से ये समाधिकरण तो आपको एकदम से पता लग जाएगा। ठीक है, अब आपकी धातु है रंज धातु और भ्रंश धातु। ठीक है महोदय, धातु क्या है आपकी? रंज और भ्रंश। इसमें एक सूत्र नहीं पढ़ाया था मैंने आपको अंग कार्य में, आप सभी को ध्यान होगा कि मैंने आपको कहा था कि जब इसका प्रयोग करूंगा तब आपको पढ़ा दूंगा। तो आज उसका प्रयोग है तो आपको पढ़ा देता हूं। ये देखिए, ये याद है आपको? अनिदिताम हल उपधायाः किंगिति। तो इसको बड़े ध्यान से समझते हैं कि पहले सूत्र ने क्या कहा? अनिदिताम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है कि अनिदितों को या अनिदितों के स्थान पर। ठीक है, या अनिदितों के। तो क्या कह रहे हैं? अनिदित किसे कहते हैं? तो इदित नहीं है वो। बिल्कुल, जो इदित नहीं है तो वो क्या है? आपका अनिदित है। ठीक है, तो अब ये ऐसा क्यों कह रहे हो भैया आप अनिदित? तो देखिए, जब हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था आपने, याद होगा आप सभी को, नुम आगम करने के लिए सत्वादि 4 कार्य में क्या पढ़ा था आपने? इदितो नुम धातु। ठीक है, तो वो क्या करता है? नुम का आगम करता है। ठीक है, नुम का आगम करने पर कोई एक धातु ले लेते हैं जिसमें नुम का आगम करेंगे। ठीक है, तो वंद ले लीजिए, वदी ले लेते हैं। ठीक है, वदी। अब वदी धातु है हमारी, इसमें रस की संज्ञा है। ठीक है, और हमने अब एक धातु ले ली, हमने कौन सी? ये अभी हमें सिद्ध कौन सी करनी है? रंज धातु। ठीक है, और अब हमने ले ली ये रंज धातु, एक आ गया, वधी ले ली, और दूसरी ले ली हमने रंज धातु। ठीक है, अब वधी धातु हमारी में ई की संज्ञा होगी, नुम आगम होगा, तो क्या बन जाएगा महोदय? वंद। वंद बन जाए। ठीक, पक्का कंफर्म है सब? हाँ। अब ये देखिए, इसमें ना, इसमें भी ना है और इसमें भी ना है कि नहीं है? दोनों में ना। ये तो बाद में तवर गए इसलिए ना को ना ही रह गया, और इसमें बाद में चवर गया तो यहाँ हो गया, पर पहले क्या था? ना था पहले यहाँ पर भी। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? तो अब दोनों में अंतर ये है कि ये धातु रंज धातु पाणिनि जी ने कैसी पढ़ी है? रंज की रंज ही पढ़ी है अपने धातु पाठ में। देखिए, रंजर आगे लिखा है जो, ये रंज की रंज ही पढ़ी है, इसमें पहले से ही न के सहित पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है महोदय? ठीक है, पर लेकिन जो आपकी वदी धातु है, वंद है जो ये आपका, इसमें ई की संज्ञा कर दी थी पाणिनि जी ने, और फिर सूत्र बना दिया कि इसमें नुम आगम करने के लिए सूत्र बना दिया। तो इन दोनों में ना है, पर इसमें ई की संज्ञा होने से ये क्या है? हमारा इदित धातु है। क्या है महोदय? इदित है, और इसमें ई की संज्ञा नहीं हुई है, ये हमारी इदित धातु नहीं है। ये जो रंज है ये हमारी इदित धातु नहीं है, तो ये हमारी कैसी धातु है महोदय? अनिदित। अनिदित। अनिदित में भी वही करेंगे, ना इदित, ना इदित, और ना के स्थान पे अन लगा देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा? अनिदित बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो अनिदित का मतलब क्या होता है? ना इदित, अनिदित। तो अब आपको समझ में आ गया आप सभी को कि इदित मतलब कि पहले ई था और बाद में उसको क्या हो गया? उसके नुम आगम करने पे ना आ गया। और अनिदित में मतलब कि उसको पाणिनि जी ने ना के सहित ही पढ़ा है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अनिदित धातुओं को, अर्थात अब आपको पता करना पड़ेगा, सारे धातु पाठ देखने पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा महोदय, कि कौन सी धातु इदित है और कौन सी धातु अनिदित है। तो माता जी ने क्या कर रखा है
कि सारे की सारी अनिदित धातुओं को एक साथ इकट्ठा कर दिया है। ठीक है, तो ये सारी आपके अनिदित धातुएं हैं। यहां से देखिए क्या कहते हैं, ये इसमें थोड़ी दिक्कत सी आ रही है, पर लेकिन ये आपके पास, जिन लोगों के पास नई किताब होगी ना, उन लोगों को क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो ये अंच, ये ना नहीं दिख रहा है इसमें, नहीं तो इसमें ना भी है। अंच, वंच, चंच, तंच, ऐसे करके हैं, चंच, तंच, त्वंच, कुंच, कुंच, मृंच, मृंच, ग्लुंच, लुंच, अंज, रंज, ऐसे करके इनकी उपधा में ना पढ़ा गया है। ठीक है, ये धातु हमारी अनिदित हैं। क्यों, कैसे अनिदित हैं? क्योंकि इनको पाणिनि जी ने ना के सहित ही पढ़ा है। समझ में आया महोदय? अब हमने अनिदित के ऊपर विचार कर लिया। अब अनिदित धातु हो वो तो ठीक है, तो अब पर लेकिन कैसी धातु? अनिदित के साथ साथ, अनिदित के साथ साथ में हलंत धातु भी होनी चाहिए। कैसी धातु होनी चाहिए महोदय? तो अब ये बताइए, ये धातु है आपकी, ये जो रंज धातु है आपकी हलंत है कि नहीं है? हलंत है। अनिदित भी है और हलंत भी है। ठीक है, दोनों शर्तें घट गई हमारी। अब क्या शर्त है अगली? उपधायाः, कह रहे हैं उपधा को, मतलब उपधा के लिए कोई कार्य करने के लिए कह रहे हैं। तो उपधा में क्या मिलेगा? अनिदित धातुओं में ना मिलेगा, तो उस उपधा के नकार का लोप होता है। कब होगा? तो किंगिति लिखा है महोदय, कित गित प्रत्यय के परे होने पर। यदि बाद में कित और गित प्रत्यय होगा तो ऐसी धातुओं के नकार का लोप हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपके पास आराम से 1 हफ्ता 2 हफ्ते में आपको ये सारी धातुएं जो आपकी अंच, वंच, चंच, तंच, ये धातुएं आपको धीरे धीरे करके याद कर लेनी है। एकदम से याद नहीं करनी है कि आप एकदम से मतलब करने लग गए और फिर एकदम से आराम आराम से डेली की 5 धातुएं करिए। ठीक है, डेली 5 धातुओं को याद करिए, क्योंकि बहुत उपयोगी धातु है ये। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। इनके क्या करना है आपको? इनके उपधा के नकार का लोप करना है कित गित प्रत्यय के परे होने पर। तो अब आपके देख लिए, ये रंज धातु और धातु आई आपकी, जहां हमने 2 धातुओं का प्रयोग करना है, और दूसरी हमारी भ्रंश धातु। ठीक है, इन दोनों के बाद हमने यह प्रत्यय लगाया, और भ्रंश में भी हमने क्या लगाया महोदय? यह। ठीक है, यह हमारा अपित प्रत्यय है कि नहीं है? अपित है। अपित होने से अंगित्वत हो गया, और अंगित्वत होने से क्या हो जाएगा आपका? अंगित्वत होने से आपका क्या हो जाएगा? किंगिति च से यहाँ पर मतलब कित हो गया, अंगित्वत हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनिदित धातुएं हैं और हलंत है, अनिदित हलंत धातुएं, तो इनके नकार का लोप हो जाएगा। तो नकार का लोप होगा, क्या बचेगा? रंज में रज, रज, और भ्रंश में रश, भ्रश। अब जोड़ देंगे तो इसको रज्य और धस्य। ठीक है, अब आप इसको प्रयोग कर लीजिए, रज्य और भ्रश्य बन गया। अब आप इसमें प्रत्यय लगा सकते हैं, जो तीतांती प्रत्यय है वो आप लगाएंगे तो आपको लगा करके बन जाएगा आपका रज्यति भ्रश्यति। आपको दिख रहा है क्लियर? थोड़ा बहुत धुंधला, पीडीएफ में थोड़ा धुंधला आ गया। तो यहाँ न का लोप सदा अनिदित धातु में ही होता है, और यदि उनके बाद वाला प्रत्यय कित हो तो। ठीक है महोदय जी महोदय, पिछले वाले पेज में क्लैरिटी के लिए, क्योंकि अभी हम लोग कहे कि जिन धातुओं में एक ही संज्ञा होती है उन्हें इदित धातु कहा जाता है, जो धातु नहीं है उन्हें अनिदित धातु कहा जाता है। दिवाती गण में रंज और भ्रंश ये 2 ही है, लेकिन ऊपर के सारे धातु भी अनिदित है ना, जू, झू, शो, शो। बिल्कुल महोदय, इसलिए हलंत कहा ना, इसलिए हलंत कहा। और अनिदित का मतलब ही ये है कि इदित करने का प्रयोजन क्या है? इदित करने का प्रयोजन ये है कि इदित करने का फल हमें ये मिलता है कि उपधा में नकार मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? इदित करने पर हमको उपधा में नकार मिलता है कि नहीं मिलता है? ये बताइए आप पहले। ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसलिए थोड़ा आप क्लियर कर दीजिए। देखिए मैं क्लियर करता हूँ। मैंने आपको ऊपर क्लियर होता, जैसे धातु थी आपकी वदित वन, ठीक है, तो हमने बोला इदित धातु है ये, और हमें ये समझ में आया कि इदित धातु मिलने पर उपधा में ना मिल जाता है। ठीक है, तो अब हमें कहीं अनिदित कहेंगे तो अनिदित में भी हमको ये समझना है कि उपधा में ना हो, पर लेकिन वो जो ना है वो इकित संज्ञा होने के कारण नहीं आया है।
खाली उपधा में ना हो ऐसे धातु हाँ। के लिए, अनिदित धातु के लिए। हाँ, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है ओके, माता जी ने, ओके ओके। ये देखिए यहाँ भी लिखा है, एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। ये पहला वाला क्लियर नहीं था, वो ठीक है ना? पैराग्राफ। यह न का लोप सदा अनिदित धातुओं में ही होता है, ठीक है? तो न का लोप होगा जो अनिदित धातु होंगी उसमें ही होगा। तो न का लोप कब होगा? जब आप न को बिठाएंगे तभी तो आप उसमें विचार करेंगे। अब देखिए इसमें ये कर लेते, इसमें जो हलाहा पड़ा है ना, हलाहा, तो कोई धातु ऐसी हो सकती थी जिसमें उपधा में ना हो, जैसे मान लीजिए मैंने कोई धातु दे दिया ऐसे करके, ठीक है? अब ये वंद है, ठीक है? और इस धातु में उपधा की जो वंद की जगह में ऐसे मान लीजिए वना है, ठीक, वना दे दिया मैंने, ठीक है? अभी वना धातु में उपधा में ना है कि नहीं है? उपधा में ना मिल रहा है तो मतलब ये अनिदित धातु है कि नहीं है? तो इसके भी नकार का लोप प्राप्त होना चाहिए था, होना चाहिए था नहीं? तो इसलिए उन्होंने कहा कि उपधा में नकार का लोप पर हलंत नहीं है, इसलिए हलंत पड़ा गया। ठीक है महोदय, क्लियर? मतलब यहाँ दो कंडीशन होनी चाहिए। हाँ, एक तो अनिदित हो, अनिदित मतलब कि आपको कितना ध्यान रखना है, अनिदित मतलब कि ये नहीं कि आप अनिदित तो कोई सी भी है, कि जैसे आपकी ये जो, हाँ अनिदित नहीं, अनिदित मतलब अनिदित में आपको लेना है कि उसको उपधा में ना हो, ना, ठीक है? और वो जो ना है वो ई की संज्ञा करने के कारण ना नहीं आया हो, ठीक है? तो आपके अनिदित धातु है, प्लस साथ में हलंत भी होनी चाहिए, ठीक है? मतलब तीन कंडीशन, अनिदित हो गए, ना उपधा में होना चाहिए और हलंत होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद, क्लियर। ठीक है, अब आपका ये हो गया। अब अगली धातु आती है धातु पाठ कहाँ गया, ये रहा। अब आपकी ये हो गई। अब धातु आई आपकी व्यध ताड़ने, ठीक है? घुसना, बिंदना और चुभना अर्थ में, ताड़ना अर्थ में धातु आती व्यध, ठीक है? अब हमें ये व्यध से विध्य बनाना है, ठीक है? क्या बनाना है महोदय? व्यध से विध्य बनाना है। अब आपको बना सकता है इसको? चलिए मैं बनाता हूं कि व्यध धातु है आपकी, इससे हमने शन लगाया, शन में बचाइया, ठीक है? अब देखिए इसको क्या हो जाएगा महोदय? तो व्यध धातु को शन पर होने पर इसको एक सूत्र आता है, ग्रहिज्या वही व्यधि वष्टि विचति विश्चति पृच्छति विचति नाम वृत्ति च। आपको भेजा था मैंने आप सभी को, आपको ध्यान होगा आप सभी को, ये देखिए दिख रहा है आपको सभी को? तो देखिए वो कहता है कि इनकी धातुओं को संप्रसारण होता है, ठीक है? कब होता है? कित और ङित प्रत्यय के परे होने पर। तो यहाँ पर संप्रसारण होगा कि नहीं होगा महोदय? क्योंकि शन प्रत्यय जो आपका बाद में बैठा है ये हमारा कैसा प्रत्यय है? ङित प्रत्यय है, प्रत्यय है। तो व्यध धातु को संप्रसारण प्राप्त होता है। जब कहते हैं कि संप्रसारण होता क्या है ये तो बताइए पहले हमें, तब सूत्र आता है इग्यणः संप्रसारणम, ठीक है? ये संज्ञा सूत्र है जो ये बताता है कि संज्ञा, संप्रसारण संज्ञा किसकी होती है। तो कहते हैं संप्रसारण मतलब जब आप या व र को ई उ रिल री हो जाए तो हम कहते हैं कि संप्रसारण होना हो गया, ठीक है? और हमने कहा कि संप्रसारण करो या व र को, तो आपको क्या करना है? ई उ रिल री कर देना है, ठीक है? अब आप देखिए, जब अब विधि धातु है आपकी, ठीक है? अब व्यध में हमने या को संप्रसारण करेंगे, तो सबसे पहले इसको संप्रसारण करने के लिए आपको आनुपूर्वी क्रम यदि आपके दिमाग में एकदम से बैठा है तो आपको बैठाना चाहिए, नहीं बैठा तो आपको उसको बिठाइए उसको, ठीक है? इसमें बताइए व्यध धातु में, केवल व्यध धातु में कितने वर्ण हैं? करेक्ट बताइए कोई। 4 हैं, ठीक है ना? तो कौन कौन से हैं? व य अ ध, व य अ और ध, ठीक है? अब संप्रसारण करने के लिए कहा गया, संप्रसारण किसके स्थान पे होता है बताइए? उपधा या व र के स्थान पे होता है, ठीक है? अभी यहाँ पर तो या व र क्या है? व भी है और या भी है कि नहीं है दोनों? किसी का एक बार प्रश्न था कि अगर दो मिले तो किसको करें? राइट। तो सूत्र आता है एक, न संप्रसारणे
प्रसारणम। ठीक है, न संप्रसारणे संप्रसारणम। कहता है संप्रसारणे, संप्रसारणे में सप्तमी विभक्ति है, तो मतलब क्या होगा इसका अर्थ बताइए? संप्रसारण में नहीं, संप्रसारण के परे होने पर। अच्छा, हाँ, सप्तमी विभक्ति, व्याकरण पढ़ रहे हैं आप अभी? राइट राइट। तो संप्रसारण परे होने पर, न संप्रसारणे, न संप्रसारणम। संप्रसारण के परे होने पर संप्रसारण नहीं होता है, तो वा को भी संप्रसारण है और या को भी संप्रसारण है। अगर हम वा को संप्रसारण करने चलेंगे तो कहेगा कि संप्रसारण के बाद में प्राप्त होने पर संप्रसारण नहीं होता है, तो वा को संप्रसारण प्राप्त होगा क्या? नहीं होगा। अब हमने ये या में शर्त घटाई तो कहता है कि संप्रसारण बाद में होने पर संप्रसारण नहीं होता है, तो या के बाद में कोई संप्रसारण है ही नहीं, तो या को संप्रसारण हो जाएगा। इसका मतलब कि यदि एक साथ दो संप्रसारण वाले वर्ण मिले आपको, यदि व या कुछ भी मिले, तो उसमें आपको बाद वाले में संप्रसारण करना है। ठीक है, समझ में आपको सभी को? धन्यवाद, स्पष्ट हो गया। अब या को संप्रसारण हमें प्राप्त हो गया, तो या को संप्रसारण प्राप्त होने पर हमारा क्या होगा? संप्रसारण क्या होगा? ई होगा। या के हमेशा, क्यों? क्योंकि या का स्थान है तालु और ई का स्थान भी क्या है? तालु। हमेशा जब भी हम किसी के स्थान पे किसी को बिठाते हैं तो स्थान मिला करके बिठाते हैं। अब जब ई और आ दो मिल गए आपके, मिले नहीं मिले, तो आपको याद होगा एक सूत्र मैंने पढ़ाया था आपको, संप्रसारणाच्च। याद है आपको संप्रसारणाच्च? किसी को याद है संप्रसारणाच्च? ये कहता है कि संप्रसारण से, अब आपका संप्रसारण कौन सा है इसमें? या ई। अब तो वो या ई बन गया ना आपका, ठीक है? तो ये ई आपका संप्रसारण मैंने मार्क कर दिया है। कहता है संप्रसारण अच्छा सूत्र कहता है संप्रसारण से अच परे होने पर, तो संप्रसारण आपका ई है और ई से अच पर में है कि नहीं है? संप्रसारण से अच परे होने पर दोनों के स्थान पर पूर्व रूप होता है। पूर्व रूप मतलब उन दोनों में जो पूर्व वाला होगा वो आ हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि संप्रसारण से अच परे होने पर, मतलब कि संप्रसारण से हम कह रहे हैं कि संप्रसारण से अच परे होगा तो संप्रसारण पूर्व में होगा और अच बाद में होगा। होता है कि नहीं होता है? और अब कह रहे हैं कि उनमें दोनों में पूर्व हो जाए, पर पूर्व रूप हो जाए, मतलब कि संप्रसारण हो जाए, मतलब ई हो जाएगा। दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा महोदय? ई। तो वह ई क्या बन गया आपका? विद। ठीक है, जोड़ने पे आपका बन जाएगा विद, बन जाएगा आपका। पता लगा आपको कैसे बना? वेद था, उसको विद बन गया, आगे या है, अब या को जोड़ देंगे तो हम क्या बन जाएगा आपका? विद्य। अब देखिए आपका व्यद से विद्य बन गया, नहीं बना? अब आपको कुछ नहीं करना, प्रक्रिया जोड़नी नहीं, बस विद्यति बन जाएगा आपका। अब चलते हैं आगे। तो अब आप क्या है, समाधि गण की धातुएं आपको मैंने कहा था शम तम दम, ये आपको याद करनी है। 8 धातुएं हैं। कितनी है? जब आपको मैंने धात्वादेश पढ़ाया था तब मैंने आपको ये 8 धातुएं पढ़ाई थी। ठीक है, क्या कहता है? शमाम अष्टानाम दीर्घ शनि। ये जो शम इत्यादि जो 8 धातुएं हैं इनको क्या होता है? शमाम अष्टानाम दीर्घ दीर्घ होता है। अब सूत्र में ही कह रहा है कि दीर्घ मतलब दीर्घ होता है। कब होता है? शनि का रहा है, शन पर होने पर। अब किसको होता है? तो शमाम अष्टानाम। ठीक है, तो देखिए सूत्र में ही आपके आदेश, वो सॉरी स्थानीय, आदेश और निमित्त है कि नहीं है बताइए? आदेश स्थानीय क्या है आपका? समाधि धातु, समाधि धातु में। ठीक है, समाधि क्या होगा? आदेश क्या होगा उनको? दीर्घ होगा। दीर्घ होगा। ठीक है, शन प्रत्यय परे होने। कब होगा? निमित्त क्या है? शन परे होने पर। ठीक है, तो आपको पूरा, जब तक आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें ये तीनों चीजें नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि केवल किसी सूत्र में
केवल निमित्त दिखाता है, किसी सूत्र में केवल आदेश दिखाता है, और किसी सूत्र में केवल स्थानीय दिखाता है। ठीक है, तो आपको पूर्व सूत्रों से अनुवृत्ति करके स्थानीय आदेश और निमित्त को क्लियर कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है। आपको समझ में आया आपको? जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि ये आपने वो देखिए, दंश संज संजाम शपी है, ठीक है, या फिर शमाम अष्टानाम दीर्घा शनि मान लिया आपने, तो शमाम अष्टानाम दीर्घा शनि, सूत्र संख्या क्या है 7 3 74। इसका अगला सूत्र क्या है 7 3 75 वाला, स्थिवु क्लमु चमाम शिपी। ठीक है, तो अब ये बताइए इसमें कितने चीजों को दे रखा है? आदेश स्थानीय निमित्त में से किन किन को दे रखा है बताइए, केवल कोई बता सकता है? इसमें निमित्त दिया है और स्थानीय दिया, आदेश नहीं दिया है इसमें। आदेश नहीं दिया है, तो आदेश क्या हो रहा था महोदय? क्या प्राप्त चल रहा था उससे पूर्व में? दीर्घ का आदेश चल रहा था। तो मतलब कि अब इसमें भी दीर्घ का आदेश चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक अगला कोई आदेश प्राप्त ना हो जाए। समझ में आया महोदय आपको? अगला कैसे की? अब इसमें आदेश हमारा पड़ गया, स्थानीय पड़ गया हमारा स्थिवु क्लमु चमाम। ठीक है, अब हमारा ये स्थिवु क्लमु चमाम हमारा क्या पड़ गया? स्थानीय। ठीक है, मैं यहाँ पर हल्का से लिख देता हूं। ठीक है, स्थिवु चमु, तो ये 3 धातु है। ठीक है, और अब और निमित्त क्या पड़ा हमारा सूत्र में? स्थिवु क्लमु चमाम शिति। तो देखिए शित बोला, ठीक है, अब जब इन्होंने शित बोल दिया तो शन खत्म होगा कि नहीं होगा? खत्म हो जाएगा। जब इन्होंने स्थिवु बोल दिया तो समाधि खत्म हो गए, पर इन्होंने दीर्घ नहीं बोला, मतलब कि दीर्घ चलेगा भी, ऊपर से लेते आएंगे। हाँ, दीर्घ को ऊपर से लेते आएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला सूत्र, इसका अगला सूत्र देखिए, फिर अगला सूत्र क्या है? क्रमः परस्मैपदेषु। तो देखिए इसने कहा कि क्रम धातु को, अब इसमें इसका निमित्त देख लीजिए, इसने स्थानीय क्या है आपका? क्रम। ठीक है, अभी इसमें भी नहीं बोला हमको कि क्रम धातु को क्या हो, इसने क्या बोला? केवल निमित्त बता दिया मैं कि परस्मैपद में होगा। ठीक है, पर परस्मैपद बोलने पर भी इन्होंने परस्मै बोल तो दिया, पर परस्मैपद प्रत्यय और शित ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता ऐसा। अब देखिए, तो परस्मैपद शित प्रत्यय के शित भी अभी चलेगा। ठीक है ना, शित भी चलेगा, क्योंकि शित हमारा परस्मैपद भी होता है और आत्मनेपद भी होता है, इसलिए हमारा क्या हो गया? परस्मै शित परस्मैपद। अब क्या आदेश क्या होगा? तो आदेश सूत्र में तो कोई नहीं बोला, तो जो दीर्घ चला रहा था वो दीर्घ चलता आएगा। अगला आया फिर इशु गमी यमाम छह, इसमें भी कुछ बोला है क्या? नहीं बोला। अब देखिए इसमें, देखिए अब समझिएगा, नोटिस, इसमें बोला है, इसमें बोला है इशु गमी यमाम। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं इशु। ठीक है, सिर्फ इशु लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। इशु, ये 3 इशु गमी और यम, ये आपकी 3 स्थानीय धातुएं हैं। ठीक है, और अब इसमें क्या कर दिया? इशु गमी यमाम धातु को छह, आदेश को छह कर दिया। अब जब 6 कर दिया, जब 6 आदेश कर दिया तो दीर्घ चलाएगा क्या बताइए? नहीं, दीर्घ खत्म हो गया, दीर्घ का अब काम खत्म हो गया, अब नया आदेश आ गया। नया आदेश आ गया। और अब निमित्त तो बताया नहीं इन्होंने सूत्र में, इशु गमी यमाम छह बोल दिया केवल मात्र। अरे भैया निमित्त तो बताओ क्या निमित्त हो? तो कह रहे कुछ नहीं बताया, परस्मैपद, तो शित, केवल शित चलाएगा, परस्मैपद नहीं आएगा महोदय। ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि कुछ सूत्रों की अनुवृत्ति हमें जितना भाग जरूरी होता है उतना ही बनाया जाता है। ठीक है, अब ये कैसे निश्चित हो कितना भाग लेना कितना नहीं लेना? जब आप अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ेंगे ना, आप जब आप क्रम पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा महोदय। ठीक है, क्योंकि अभी जब आप ये होता है ना, वो कौन सी प्रथमावृत्ति, तो प्रथमावृत्ति में ये लिखा रहता है कि इस शब्द की इतने सूत्रों में अनुवृत्ति जाएगी, इस शब्द की इतने सूत्रों में अनुवृत्ति जाएगी, ऐसा लिखा रहता है वहां पर। ठीक है,
अच्छा, ये नहीं रहता कि शब्द किस विभक्ति में, उससे भी रहता है ना? क्या ये भी रहता है कि विभक्ति कौन सी है, ये भी लिखा रहता है। हाँ हाँ, विभक्ति से भी कुछ ज्ञान होता है शायद। जी। अब एक चीज ये देखिए, ये स्थानीय है ना, तो जितने भी आए ना, इन सब में षष्ठी विभक्ति थी, याद रखिएगा। जब समाधि आया तो समाम अष्टानाम आया नहीं, षष्ठी का बहुवचन। ष्ठिवुक्लमुचमाम, ष्ठिवुक्लमुचमाम, षष्ठी का बहुवचन। क्रमः में भी षष्ठी विभक्ति है। इशुगमी यमाम, इसमें भी षष्ठी विभक्ति है। तो जो स्थानीय होता है उसमें हमेशा षष्ठी विभक्ति आती है। अब आया आदेश, उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति आती है। दीर्घः, ठीक है, छः, ठीक है। और जो निमित्त में हमेशा सप्तमी रहती है। शनि, क्या था, क्षमामष्टानाम दीर्घ शनि, ष्ठिवुक्लमुचमाम शिपि, क्रमः परस्मैपदेषु, शु आया ना, परस्मैपदेषु, सप्तमी का बहुवचन। तो आपको लोग अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ज्यादा समय, अब हल्का सा बस कुछ नहीं करना है आपको, दीर्घ कर देना है। तो शम को क्या कर देना है आपको, थोड़ा मैं उसमें बताने चला गया आज कि अलग तरीके से, मतलब कि क्या क्रम रहता है ये हमारे दिमाग में, पाणिनि ने कैसे बना रखा है, जो ऐसे करके हम इन तीन चीजों को ही हम ढूंढते हैं, आदेश, स्थानीय और निमित्त। तो अब बड़ा अच्छा बताया, इस तरह से बीच बीच में बताते रहा कि अच्छा लगता है जी। तो अब देखिए, समाधि धातु है, 8 धातु, इनको दीर्घ कर दिया तो शम को शाम, तम को ताम, दम को दाम, श्रम को श्राम, और यह शन विकरण जोड़ दिया तो शाम्य, ताम्य, दाम्य, श्राम्य, ऐसे ही आपका बन जाएगा। मद को माद प्लस शन जोड़ दिया तो माध्य। अब इनके रूप प्रत्यय जोड़ लीजिए तो माध्यति बन जाएगा। अब कह रहे दिवादिगण की जो शेष धातु है उनको क्या होगा, तो कह रहे हैं जो जितनी भी, इनको छोड़कर जितनी भी शेष बची इनको कुछ नहीं करना है, केवल आपको जोड़ देना है। माँ धातु है, माँ में शन लगाया तो माय, मायते। पी है, अभी देखिए पी है ना, ये पी धातु आपकी इकारांत इगंत है कि नहीं है। अगर इस पी धातु के बाद में शप होता तो आप पी को पे करके पय कर लेते, पर ये पी धातु के बाद में शन विकरण है, ठीक है ना। तो शन विकरण तो आपका क्या है, अपित है, तो गुण होगा क्या, नहीं होगा, तो पी का पी ही रहेगा। इसका मतलब कि जितने भी इकारांत, उकारांत, रिकारांत धातु हैं, अथवा जिनकी उपधा में ई उ रिल री आता है, जो पुगंत लघुपद शिक्षा से जिनको गुण प्राप्त था, जिनको सात धातु आठ धातु से गुण प्राप्त था, वो धातु सारी की सारी यहाँ पर आप व्यर्थ पड़ जाएंगी, उनका कोई काम नहीं है, मतलब उन सूत्रों के द्वारा यहाँ पर कोई गुण नहीं होगा, तो वैसी की वैसी रहेगी। तो ई थी तो ई को ईय रह गया, ईयते, प्री को प्रियते, ठीक है। समझ में आया आपको, कुछ नहीं करना, आपको केवल जोड़ देना है आपको। अब आपको इनके अलावा कुछ नहीं ध्यान देना। दिवादिगण में कोई भी धातु आएगी ना आपकी, आपको केवल जोड़ देना। देखिए विद, विद्या विद्यते, सिद्धिया सिद्ध्यते, डिप्या डिप्यते, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ जोड़ते जाइए, ठीक है। अब ये आपका दिवादिगण खत्म हो गया आपका, ये आपका दिवादिगण इतना ही है, ठीक है। अब ये देखिए यहां पर वाष्य, वाष्यते, ठीक है। अब ये आपके तुदादिगण की धातु है। अगली कक्षा में हम लोग तुदादिगण के बारे में विचार करेंगे। आपको मैं पूर्व में भेज दूंगा कौन कौन से आपको सूत्र पढ़कर आने हैं, ठीक है। आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। नमो नमः। नमो नमः, धन्यवाद महोदय। ऐसे किसी दिन कक्षा में जब हम सूत्र को पढ़ लेंगे ना, तो हम उसका जैसे जिस प्रकार हमने ये सूत्र आज समझे कि आदेश, स्थानीय और निमित्त, इसे ऐसे ऐसे करके ही हम एक एक प्रकरण को पूरा करेंगे। एक एक प्रकरण किया, पाणिनि जी का एक प्रकरण उठा लिया जो दीर्घ करता है, उस दीर्घ करने वाले प्रकरण को उठा के कर लिया। एक ऐसा प्रकरण उठा लिया जो उपधा में कार्य करता है, उस उपधा वाले कार्य को कर लिया। ऐसे करके जब हम प्रकरण को ऐसे ही उठाएंगे बीच बीच में, तो काम चलेगा, ठीक है। हाँ, और किसी का कोई हल्का बहुत प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ये प्रश्न इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन किसी धातु में जैसे ऊपर र भी चढ़ा होता है और नीचे हलंत होता है जी, तो ऐसा कैसे होता है? मुझे लगता है वो संयुक्त अक्षर बन गया क्या जी। रेफ की तीन गति होती है रकार की। हाँ, ह्रस्व, लघु और दीर्घ। वो लघु वो तीन गति होती है। गति मतलब वो भेद हो गए उनके, मतलब अच्छा। भेद इसमें रा में नहीं होता है वो भेद, सिर्फ हाँ, स्वरों हाँ। के होते हैं वो भेद, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो देखिए सबसे पहली बात होती है कि वो डिपेंड करता है वो रा आपका किसके बाद आ रहा है, ठीक है। अच्छा। या रा के बाद में क्या आ रहा है, ठीक है। हाँ, यदि रा के
और रा से पूर्व में क्या रहा, कभी कभी ये भी हमें विचार करना पड़ता है। अच्छा। जैसे र के बाद में कोई भी वर्ग कोई भी स्वर आ गया, कोई भी से कहते हैं कोई भी वर्ण आ गया आपका, मतलब व्यंजन आ गया, चाहे आप का ले लीजिए चाहे खा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो वो र आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जैसे र के बाद में मैंने का जोड़ा तो ऊपर चला गया। ठीक है, अब र के बाद में, एक मिनट, ये हाँ, र के बाद में मैंने, र के बाद में व्यंजन हो, ठीक है, तो र ऊपर चला जाएगा। और यदि र किसी व्यंजन के बाद में हो, र किसी व्यंजन के बाद में हो, ठीक है, तो देखिए र किसी व्यंजन के बाद में हो और र और ये र के बाद में कोई व्यंजन हो, ठीक है, और तीसरा क्या है, र के बाद में कोई स्वर हो। ये 3 प्रकार की गति हैं। ठीक है, आपकी गति, राइट। हाँ, ठीक है। जब र से पूर्व में कोई व्यंजन हो तो र आ जाता है नीचे। स्क्रीन ना दृश्यते। स्क्रीन तो नहीं शेयर हो रही है। अरे मैंने सॉरी, मुझे लगा मुझे को नहीं दिख रहा। मैं खोज रहा हूँ स्क्रीन कहाँ गई। देखिए, तो ये आपके 3 गति हैं। ठीक है, हाँ, तो का र, यहाँ भी र है, यहाँ भी र है, यहाँ भी र है। पहली गति क्या है कि जब र से पूर्व में कोई भी व्यंजन हो तो र जाकर के बैठ जाता है उसके साथ में। ठीक है, मतलब नीचे आकर बैठ जाता है। ठीक है, ये क्री हो गया। हाँ, क्रा हो गया, ये क्रा हो गया। ठीक है, अच्छा, क्रा। हाँ, और जब र के बाद में कोई व्यंजन हो तो र ऊपर जाकर के बैठ जाता है। अच्छा, और र के बाद में कोई स्वर हो तो र साथ में जाकर बैठ जाता है। तो इसकी 3 गति, मतलब कि एक ऊपर जाकर के बैठ जाता है, एक नीचे जाकर के बैठ जाता है और एक साथ में जाकर के बैठ जाता है। बाद में यदि कोई भी स्वर हो तो साथ में जाके बैठेगा, बाद में यदि कोई व्यंजन हो तो ऊपर जाकर के बैठ जाएगा, और बाद में पूर्व में कोई स्वर हो, वो व्यंजन हो तो नीचे जाकर बैठ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ऊपर। हाँ, पूछिए। और फिर इनके बाद हलंत लग सकता है, इसलिए वो गलत नहीं है। हाँ, वो गलत नहीं है। ठीक, का हलंत रहेगा तो का हलंत रहेगा। हाँ हाँ श्यामला हाँ। जी, श्यामला जी का कुछ क्वेश्चन था। आप अनम्यूट करिए अपने आप को पहले। अनम्यूट करिए श्यामला जी। आवाज नहीं आ रही उनकी। श्यामला जी अनम्यूट करिए। हरिओम, आपकी आवाज नहीं आ रही श्यामला जी। नहीं है। तब तक मैं प्रश्न पूछूं सर? हाँ, जल्दी एक प्रश्न जल्दी से पूछ लीजिए ताकि, सर ये र का मुझे नहीं समझ में आया, नीचे और ऊपर में तो कब लगेगा? क्योंकि आपने कहा बाद में व्यंजन आने पर, बाद में व्यंजन आने पर ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा? अगर बाद में व्यंजन आएगा तो ऊपर बैठ जाएगा। देखिए, और नीचे कब आएगा? जब उस रा से पूर्व में व्यंजन हो, जब। अच्छा, धन्यवाद। ठीक है जी। हाँ, और क्रम हुआ, अर्क हुआ, वो हिसाब से आप देखिए। हाँ, देखिए क्रम में देखिए आप, क्रम का है, उसके बाद में रा है, फिर बाद में माँ है। ठीक है, इसमें क्या हो गया, रा जो है हमारा वो हलंत वर्ण से पूर्व में है। ठीक है ना, तो पूर्व में है तो चला जाएगा हमारा, नीचे चला जाएगा, क्रम हो जाएगा। ठीक है, पर लेकिन और इसमें भी बलवान क्या है, पूर्व वाला बलवान है, क्योंकि बाद में तो व्यंजन है, बाद में भी व्यंजन है, पूर्व में भी व्यंजन है। अगर दोनों जगह मिलेगा तो आपको पहले पूर्व वाले के साथ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब अब ये मान लीजिए, इसको हमारे गुरुजी कहते थे बलवान, और बताते थे कैसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए। जब ये जो रा है, ये बहुत चालाक व्यक्ति है, गुरुजी कहते थे कि जब इसके पूर्व में बलवान व्यक्ति आकर के बैठ जाता है तो ये जाकर उसके नीचे जाकर बैठ जाता है। डिप्लोमेट है ना? ठीक है, तो ये जाकर नीचे बैठ गया, पूर्व में मतलब का बलवान है। ठीक है, और जब इसके बाद में कोई व्यंजन वर्ण आता है तो ये रा क्या होता है, बलवान हो जाता है, तो ये जाकर के बैठ जाता है उसके ऊपर। ठीक है, और जब इसके जैसा होता है कि भाई सेम है, ना नीचे ना ऊपर, तो जाकर के उसके साथ बैठ जाता है। ठीक है, समझ में आया? अब इसी चीज को समझिए, इसी चीज को जो गुरुजी कहते थे, अब उसको सूक्ष्म तरीके से समझिए कि का, रा और मा। ठीक है, तो इसके में का और रा और मा में ये का बलवान है, और ये जो रा है ये का के लिए का बलवान है। ठीक है,
र के लिए क बलवान है और म क्या है, कमजोर है। तो जो बलवान व्यक्ति होता है वो कमजोर व्यक्ति को दबा देता है। तो का ने र को दबा दिया अपने नीचे, तो यहाँ पर इस प्रकार होगा, ना कि आगे चल करके माँ हो जाएगा उसे, ठीक है। पर लेकिन ऐसे मतलब नहीं, एक मिनट, कुछ और चीज थी, नहीं गलत पढ़ा रहा हूँ इसमें। तो क्रम में तो बाद में जो बताया ना आपको मैंने वही होगा, बस क्रम, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब चलते मेरे भैया, क्लास स्टार्ट होने वाली है। कर्म भी हो जाता है ना। हाँ, बस वही है कि देखिए क्रम में क्या होता है, क्रम में क, र और फिर उसके बाद में आ, फिर मा प्लस आ होता है, ठीक है। और कर्म में क्या होता है, कर्म में क, ठीक है, क, फिर आ, फिर र, फिर मा, फिर आ, ठीक है ना, समझ में आपको। तो यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर र है, तो र यहाँ पर क्या हो जाएगा, र ऊपर जाकर बैठ जाएगा, ठीक है। देखिए ऊपर जाकर बैठ गया ना, और यहाँ पर र है, ये जो र है ये चला जाएगा नीचे जाके बैठ जाएगा, ठीक है, समझ में आया? ठीक है। अब कक्षा समाप्त करते हैं महोदय। जी जी जी, नमो नमः। धन्यवाद नमो नमः, महोदय, पुनः नमो मिलामः। नमः।